जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। प्लीज़ मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। ठीक है। गुड। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्लास। सॉरी, मैं कुछ एनालिसिस करने वाला था। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, आज की हमारी क्लास है दैट इज टेक्निकल इंडिकेटर्स पार्ट 2। और टेक्निकल इंडिकेटर्स के सिलसिले का ये आखिरी पार्ट है। और नेक्स्ट वीक से हमारी स्टडी फंडामेंटल्स की तरफ मूव करेगी। आज हम देखने वाले हैं सीसीआई, पिवट पॉइंट एंड एडीआर इंडिकेटर। सीसीआई की मदद से हम ओवरबाउट ओवरसोल्ड एरियाज देख सकते हैं, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड इसी को इम्प्रोवाइज करेंगे। मतलब सीसीआई की मदद से भी हम दो टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करके और स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे। उसके बाद आपने अक्सर ये देखा होगा कि सुबह सुबह के वक्त में बहुत से दोस्त ये बता रहे होते हैं कि आज मार्केट किस तरफ मूव करने वाली है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल बयास, राइट। तो आज हम पिवट पॉइंट की मदद से डायरेक्शनल बयास भी जनरेट करेंगे। यानी कि मार्केट ने अभी मूव करना है। आप सुबह सुबह या रात में 3 बजे 4 बजे अगर आप जाग रहे होते हो उस टाइम, तो आप जस्ट इस स्टडी को देख कर ये बता सकते हो कि आज का ट्रेंड किस तरफ रहने वाला है। आज मार्केट बुलिश रहेगी या बियरिश रहेगी। इसके अलावा ब्रेकआउट एंड रेंज ट्रेडिंग भी हम सीखेंगे पिवट पॉइंट की मदद से। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीसीआई। सीसीआई कहते हैं कमोडिटी चैनल इंडेक्स। ये स्टॉक मार्केट के लिए 1980s के अंदर डेवलप हुआ था इंडिकेटर। और ये एक ऑसिलेटर है, यानी कि हमें इसके अंदर कुछ दो लेवल्स नजर आते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम टाइमिंग बताऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। सो इन दो लेवल्स के अंदर ही सीसीआई जिग जैग कर रहा होता है, +100 -100। प्लस को लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर सिर्फ 100 लिखा हुआ होता है। -100, ये दो लेवल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। और इसमें क्या होता है कि जिग जैग इस तरीके से सीसीआई ऑसिलेशन कर रहा होता है, ठीक है। सीसीआई का फॉर्मूला समझना हो तो यहाँ पे एग्जैक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप बिल्कुल इसको अपनी आसानी के लिए देख सकते हो। बट ये आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीसीआई आपके लिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा होता है। सीसीआई की मदद से हम डायवर्जेंस भी देख सकते हैं। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आ, ये है सीसीआई की विंडो। यानी कि मैंने आपसे कहा था कि जो भी आप विंडो देखना चाहो कि कौन से इंडिकेटर की है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ होता है इस जगह पे कि ये कौन से इंडिकेटर की विंडो है, ठीक है। सो सीसीआई एंड 14 इसका डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं। यानी कि ये 14 की सेटिंग के साथ सीसीआई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब इसमें एक लेवल ये आ रहा होता है 100, यानी कि इसको कहते हैं +100। तो प्लस लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे जस्ट 100 लिखा हुआ होता है। सो ये एक 100 का लेवल है और ये -100 का। इस जीरो का लेवल हम खुद ऐड कर लेते हैं इसमें। अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। डाइवर्जेंस कैसे देख सकते हैं? आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि मार्केट एक हाई बनाए, उसके बाद पिछला हाई ब्रेक करके ऊपर जा रही है। इसी वक्त में आपने इंडिकेटर को देखना है। जब ये वाला हाई बना था तो इंडिकेटर ने भी यहाँ पे हाई बनाया। जब मार्केट ने पिछला हाई ब्रेक करके ऊपर निकली तो इंडिकेटर पिछला हाई ब्रेक करने में नाकाम रहा, राइट। तो हम इसे क्या कहते हैं कि डाइवर्जेंस आ चुका है। इसके साथ साथ मैंने आपको इसका जो टिप था, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था उसके मुताबिक जो टिप मैंने आपको दी थी वो ये थी कि हाई तो ब्रेक हो गया, ठीक है, इस जगह पे, लेकिन ये यहाँ भी जा सकता है, इतना ऊपर भी जा सकता है। डाइवर्जेंस के रहते हुए ही, डाइवर्जेंस के होते हुए भी ये ऊपर जा सकता है।
हम ऐसा ऐसा हरगिज नहीं करेंगे कि जैसे ही हाई ब्रेक हो हम वैसे ट्रेड करें, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, हमें स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड करना है और जिस जगह पर भी स्ट्रॉन्ग लेवल हो उसके ऊपर वहां से हम सेल करेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि हमारी एंट्री बिल्कुल पिन पॉइंट होगी और लॉस के चांसेस बहुत ही निहायत ही कम होंगे, निहायत ही कम, ठीक है। सो यहाँ से सेल की ट्रेड बनी है। उसके बाद मार्केट डाउन आ रही है, एक लो बनाया और उसके बाद पिछला लो ब्रेक करके नया लो फॉर्म किया मार्केट ने, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीसीआई ने भी एक लो बनाया था और इस पॉइंट पर सीसीआई ने नया लो नहीं बनाया। या हम ये कह सकते हैं कि सीसीआई पिछला लो ब्रेक करने में नाकाम रहा। दैट मीन्स कि बुलिश डाइवर्जेंस आ चुका है, हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाय करना है और ये रिजल्ट आपके सामने ठीक है। डाइवर्जेंस के लिए मैगडी भी यूज कर सकते हैं, डाइवर्जेंस के लिए आरएसआई भी, स्टोकेस्टिक भी और सीसीआई भी, कोई भी यूज कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला है कि इन चारों में से कौन सा बेस्ट है। तो इसका तरीका ये है कि आप चारों इंडिकेटर्स को बारी बारी अप्लाई करो और उसमें देखो कि आपको ज्यादा समझ कौन सा इंडिकेटर आ रहा है, किस इंडिकेटर में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि अपने लिए मैं आरएसआई यूज करता हूँ, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि आपके लिए भी आरएसआई ही काम करे। आप पॉसिबली कोई और इंडिकेटर में आप कंफर्टेबल हो, तो अपने लिए बेस्ट चॉइस तलाश करने के लिए आप चारों इंडिकेटर बारी बारी इंस्टॉल करोगे और देखोगे कि आपको किस में ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है। नाउ अब बात करते हैं सीसीआई इम्प्रोवाइजेशन स्ट्रेटजी। इसके अंदर हम एग्जैक्टली मैकडी की तरीके से, जैसे हमने मैकडी में किया था, दो इंडिकेटर इंस्टॉल किए थे मैकडी में, और इसी तरीके से इसमें भी हम दो इंडिकेटर इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, सीसीआई में बताता क्या है? सीसीआई में ये बताता है कि ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है, यानी कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है, ताकत है या नहीं है। डेफिनेटली अगर किसी भी ट्रेंड में ताकत मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेंड लंबा चलेगा, ठीक है। और कोई ट्रेंड चल रहा है और उसमें ताकत नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि यार इसमें ऊपर जाने का पोटेंशियल नहीं है, ये कमजोर ट्रेंड है। इसका मतलब है या तो रेंजिंग में चला जाएगा या फिर ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो सीसीआई हमें ये बताता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा था उसपे ताकत कितनी है, उस पर फोर्स कितनी है, राइट। सो अब हम क्या कर रहे हैं, दो इंडिकेटर इंस्टॉल कर रहे हैं। सीसीआई की डिफॉल्ट वैल्यूज 14 होती हैं और H1 की स्ट्रेटजी है ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। रेंजिंग में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है लाइक मैकडी ठीक है। सो H1 का अगर टाइम फ्रेम हमारे पास इंस्टॉल है तो CCI 14 हमें H1 की इंफॉर्मेशन शो करेगा, ठीक है। दूसरा इंडिकेटर हमने इंस्टॉल कर दिया, 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनता है 56, CCI 56। एक ही सेम विंडो के अंदर CCI 56 हमें H4 की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो अब लर्निंग के लिए मैं इसको CCI 56 वाला कह सकता हूँ, सॉरी इसको, और इसको CCI 14 वाला कह सकता हूँ, या मैं इसको H1 का CCI भी कह सकता हूँ, इसको मैं H4 का CCI भी कह सकता हूँ। यानी कि ड्यूरिंग द क्लास हम इस तरह से पुकारेंगे इसको। अब आपने इसको रिलेट कर लेना है, मैं जो भी बोलूंगा आपने इसको रिलेट कर लेना है। दैट मीन्स अगर मैं H4 का CCI बोल रहा हूँ तो मेरी मुराद CCI 56 से है, अगर मैं H1 का CCI बोल रहा हूँ तो मेरी मुराद CCI 14 से है। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको MT4 में ले जा करके इंस्टॉल भी करना सिखाऊंगा और एग्जाम्पल भी देखेंगे। अच्छा, पहली एंट्री बुलिश के लिए, अगर हम बुलिश देख रहे हैं
तो ये स्ट्रेटजी हमें दो एंट्रीज प्रोवाइड करती है। पहली एंट्री कब मिलेगी? जब CCI 56H4 -100 के लेवल को -100 के लेवल को नीचे से ऊपर क्रॉस करे। ठीक है, कौन सा वाला? CCI 56। उसके बाद इसी वक्त में ऊपर की विंडो में कौन सा लगा हुआ है? H1। इसमें 0 का लेवल नीचे से ऊपर क्रॉस हो रहा है। तो हमें H1 की स्ट्रेटजी है, H1 की क्लोजिंग पर हम ट्रेड ले लेंगे। जैसे ही H1 क्लोज होगा हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे ही CCI 56 ने -100 का लेवल क्रॉस किया और उसी 1 आवर के अंदर, यानी कि उसी H1 की एक ही कैंडल के अंदर CCI 14 0 का लेवल क्रॉस करके ऊपर आ रहा है और क्लोज हो रहा है। जैसे ही H1 क्लोज हुआ हम बाय की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री कब मिलेगी? जब CCI 56 0 के लेवल को क्रॉस करे और CCI 14 100 के लेवल को क्रॉस करे, तो हमारी दूसरी एंट्री भी बन सकती है। यानी कि 56 0 का लेवल नीचे से ऊपर, CCI 14 100 का लेवल नीचे से ऊपर, इस तरीके से क्रॉस करे तो हम दोबारा से एक और एंट्री बाय की ले सकते हैं। अगर हम बेयरिश मार्केट की बात करें तो CCI 56 100 के लेवल को ऊपर से नीचे लाइक दैट, इस तरह से, ठीक है, ऊपर से नीचे क्रॉस करे और 14 0 के लेवल को ऊपर से नीचे क्रॉस करे ऐसे। अब ये क्रॉसिंग के डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। एक क्रॉसिंग होती है इस तरह की, मरी मरी सी बिल्कुल डेड टाइप की ना, लाइक दैट, इसे एक अच्छी क्रॉसिंग नहीं कहते। एक क्रॉसिंग होती है लाइक इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी क्रॉसिंग नहीं है। आपको याद होगा मैंने आपको एंगल बताए थे, ट्रेंड के एंगल बताए थे। आइडियल ट्रेंड का एंगल कौन सा होता है? रिप्लाई करें। 45 एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो इसी तरीके से हमें CCI में देखना है कि CCI ऐसे शार्पली यहाँ पे क्रॉस करे और इसका जब H1 क्लोज हो रहा है ना, तो इसकी डायरेक्शन भी ऐसे अबव होनी चाहिए, लाइक ऐसे नहीं ये क्रॉस ओवर हुआ और ऐसे वापस आ गया, नहीं, कैंसिल, क्रॉस। ठीक है, नो ट्रेड। होना क्या चाहिए? क्रॉस हुआ और इस तरह से, यानी कि क्लियर कट हमें सिग्नल मिले कि मार्केट जो है ना बुलिश है, या CCI जो है बुलिश हमें शो करवा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, चले मैं आपको ग्राफिकल वे में समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, दो इंडिकेटर थे हमारे पास, CCI 56 और 14, यानी कि H1 H4। अब देखो पहली एंट्री कब है? जब अच्छा, जब हम दो टाइम फ्रेम की बात कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहली नजर हमारी बड़े टाइम फ्रेम पर जानी चाहिए। यानी कि हम सबसे पहले जब देखेंगे ना, तो H1 को नहीं देखेंगे या CCI 14 को नहीं देखेंगे, हम CCI 56 को देखेंगे या H4 की विंडो जो है उसको देखेंगे। तो हमें पहले ये क्रॉसओवर चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली लाइक दैट, -100 CCI 56 क्रॉस करे, उसके बाद इसी H1 की कैंडल में 0 के लेवल क्रॉस हो रहा हो CCI 14 के अंदर, तो हम जैसे ही H1 क्लोज होगा उस वक्त हम ट्रेड कर लेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पे आप दोपहर 12 बजे सिस्टम पर आ रहे हो
आपने सिस्टम ऑन किया और उसके बाद आपने इंडिकेटर इंस्टॉल कर दिए और अब आप देख रहे हो मार्केट की एक्टिविटीज 12:15 बजे के करीब CCI 56 जो है ये -100 क्रॉस कर लेता है नीचे से ऊपर की तरफ। और अभी CCI 14 ने जीरो का लेवल क्रॉस नहीं किया, तो आपको क्या करना है, इंतजार करना है किस चीज का, कि CCI 14 जीरो का लेवल क्रॉस करे। ठीक है, तो 12:15 बजे लेट से 12:15 पर ये क्रॉस ओवर हुआ और लेट से 12:30 पर ये क्रॉस ओवर हो जाता है, क्या आप ट्रेड कर लोगे? नहीं, अभी भी, यानी कि ये दोनों क्रॉस ओवर हो चुके हैं, दोनों क्रॉस हो चुके हैं, लेकिन अभी ट्रेड नहीं करनी है। ट्रेड कब करनी है? जब H1 की कैंडल कंप्लीट हो, यानी कि 1 बजे, जब 1 बजेगा कंप्लीट, उस वक्त आपने क्या देखना है कि ये जो क्रॉस ओवर हुआ था ये वापस तो नहीं आ गया। अगर इस आधे घंटे के अंदर ये क्रॉसओवर वापस आ जाए, नो ट्रेड। ठीक है, हम ट्रेड कब करेंगे? जब 12:30 बजे CC14 ने जीरो का लेवल क्रॉस किया था और ये क्रॉसओवर इस तरह से था और 1 बज गया और ये लाइक चलो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे आया लेकिन ये वापस नहीं आया, तो फिर हम जैसे ही 1 बजेगा हमने इस चीज को देखते हुए, अगर ये हमारी कंडीशन में मीट कर रहा है तो हम बाय की ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक ये आपको मैंने इसका एक एहतियात बताई है या एक पॉइंट बताया कि ट्रेड करनी कैसे है इस पे। एक और कंडीशन हो सकती है, कंडीशन ये हो सकती है कि 12 बजे सिस्टम ओपन किया था, 12:15 बजे क्रॉस ओवर हो गया। ठीक है, अब 1 बज गया और 1 बजने पर भी CC14 ने जीरो का लेवल क्रॉस नहीं किया, कुछ यहीं पे कहीं घूम रहा है, तो नो ट्रेड। ठीक है, हम ट्रेड नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे अगली 2 कैंडल्स तक, मैक्सिमम अगली 2 कैंडल्स तक। अगर क्रॉसओवर हो जाता है तो फिर हम ट्रेड करेंगे। शर्त यह है अगले 2 घंटों के अंदर भी CCI 56 को ऊपर ही रहना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए। ओके, सो दो मैंने आपको एहतियात बता दी। पहली एहतियात क्या है कि उसी वक्त में ट्रेड नहीं करना, H1 की क्लोजिंग होने देनी है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि अगर CCI 56 ने क्रॉस ओवर कर दिया था और उस 1 आवर के अंदर CC14 जीरो का लेवल क्रॉस नहीं कर रहा, तो आप वेट करोगे, ट्रेड नहीं करनी है। फिर ये सवाल पैदा होता है कि कब तक वेट करें, तो अगली 2 कैंडल्स तक, यानी कि अगले 2 घंटे तक आप इंतजार कर सकते हो। अगर अगले 2 घंटे तक CCI 56 वापस नहीं जाता और CCI 14 जीरो क्रॉस करके ऊपर आ जाता है, तो हम सेकेंड आवर की क्लोजिंग पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन ये बता रहा हूं कि 12 बजे या 12:15 बजे ये क्रॉसओवर हुआ, CCI 14 कुछ ऐसे जिगजैग कर रहा था, आपने 2 घंटे और वेट किया और उन 2 घंटों के अंदर भी ये क्रॉसओवर नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर नो ट्रेड, फिर इसको भी क्रॉस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, फिर इंतजार करेंगे कि ये कहीं वापस आए, कुछ लाइक दैट करे, फिर एक क्लियर कट सिग्नल मिले उसके बाद, यानी कि फिर ये जो एंट्री थी ना ये कैंसिल। ठीक है, क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है अगर 3 घंटों के अंदर भी ये क्रॉसओवर नहीं होता तो इसका ही मतलब है कि मार्केट रेंज कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ है ही नहीं ना, फिर स्ट्रेंथ है ही नहीं है। अगर स्ट्रेंथ होगा तो इसे क्रॉस करना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेंथ ये हमें क्या शो कराएगा कि स्ट्रेंथ है। तो अगर ये जिग जैग कर ही जा रहा है समथिंग लाइक दैट, तो दैट मीन्स कि स्ट्रेंथ है ही नहीं है, राइट?
तो ये पहली एंट्री और तीनों मैंने आपको कंडीशंस इसकी बता दी हैं। अच्छा जी, दूसरी एंट्री CC 56 जीरो का लेवल क्रॉस करे और CC 14 100 का लेवल क्रॉस करे, तो भी हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं। सेल स्नैरियो में क्या होगा, सेलिंग के अंदर सबसे पहली नजर हमारी CCI 56 पर जानी चाहिए, बिकॉज मार्केट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को ज्यादा रेस्पेक्ट करती है। ये आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट की बात बता रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम को मार्केट ज्यादा रेस्पेक्ट करती है। ठीक है, तो इस वजह से हम सबसे पहले CCI 56 में देखेंगे। CCI 56 100 के लेवल क्रॉस करके नीचे आए ऐसे, ठीक है, और CCI 14 जीरो का लेवल क्रॉस करके नीचे आए तो हम सेल लेंगे H1 क्लोज होने पे। CCI 56 जीरो का लेवल क्रॉस कर रहा है और 14 -100 का लेवल क्रॉस कर रहा है, तो हम अनदर सेल ट्रेड ओपन कर सकते हैं H1 की क्लोजिंग पे। एक और कंडीशन भी हो सकती है, वो कंडीशन ये हो सकती है कि अगर CCI 14 ने पहले क्रॉस कर लिया और CCI 56 ने बाद में क्रॉस किया, कुछ इस तरह से बाद में, तो भी हम ट्रेड नहीं करने वाले इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नहीं। वैसे तो आपको सब पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, वो सारी बातें, वो तमाम चीजें जो हम सीखते हुए आ रहे हैं, वो उनकी ट्रेड अपनी जगह पर। इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली हम इस वक्त में ट्रेड नहीं करेंगे अगर CC 14 पहले क्रॉस कर जाए। ठीक है, चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको इंस्टॉलेशन का तरीका भी बता देता हूँ और एग्जांपल भी देखते हैं। Insert indicators, oscillators, commodity channel index 14, और यहाँ पे लेवल्स पे आकर हमें ये लेवल्स ऐड कर लेने हैं -100 एंड 100। ओके करेंगे तो जीरो का लेवल हमने ऐड नहीं किया था, इस वजह से हमें ऐड करना पड़ेगा। सो ऐड जीरो, बाहर क्लिक करेंगे। ओके, अब ये देखिए तीनों लेवल ऐड हो चुके हैं। अगर इसको आप थिक करना चाहो तो कर सकते हो। नहीं हुआ ना, इसलिए नहीं हुआ कि हमने लेवल्स को थिक कर दिया है, हमें इसे थिक करना था इस तरह से। ठीक है, पहला इंडिकेटर इंस्टॉल हो चुका है और दूसरा वापस इंसर्ट इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स एंड कम्युनिटी चैनल इंडेक्स 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, आंसर 56। ओके, एंड अब दोनों इंडिकेटर्स इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, सो सेटअप कंप्लीट हो गया। अब अलाइनमेंट इसके अंदर नहीं है, सिंपल हमें ये देखना है कि हमें एंट्री कहाँ मिल रही है। ये देखो आइडियल एंट्री, CCI सबसे पहली नजर कहाँ जाएगी हमारी, इस पे, ये नीचे वाले पे। CCI 56 मतलब यहाँ से देखकर आपने वेरीफाई कर लेना है कि CCI 56 ऊपर है। यहाँ भी हो सकता है, बाज बाजू का ऐसा होता है, आपने अगर पहले 56 को इंस्टॉल किया तो ये ऊपर आ जाएगा। तो मैंने पहले 14 इंस्टॉल किया था इसलिए ये ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से देख के हमने वेरीफाई कर लेना है कि ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है। सो 56 नीचे है, हमने यहाँ पे देखा कि CCI 56 ने -100 लेवल क्रॉस किया और इसी कैंडल के अंदर, यानी कि ये वाली कैंडल में देखो CCI 14 जीरो का लेवल क्रॉस कर रहा है और यहां से हमें एग्जैक्टली जैसे ही H1 क्लोज हुआ इस जगह पर बाय की एंट्री मिली। ऑलमोस्ट 110 के करीब पिप्स हमें बुक किया। ठीक है,
अच्छा, जिस जगह पर हमें कोई भी स्ट्रेटजी सिग्नल ना दे, मार्केट बंद नहीं हो जाती। मतलब बहुत सी हमें ऐसी जगह मिलती हैं जहां पर स्ट्रेटजी हमें सिग्नल नहीं देती, लेकिन मार्केट फिर भी बहुत अच्छा मूव कर रही होती है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि अगर हमें किसी जगह पर स्ट्रेटजी में सिग्नल नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं होता कि मार्केट बंद हो जाएगी। मार्केट ने चलते रहना है, मार्केट नहीं रुकेगी। अगर इस स्ट्रेटजी से सिग्नल नहीं मिला, और हजार तरीके हैं जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, आगे चल के देखने वाले हैं, और भी आगे आने वाली चीजें। ठीक है, तो हम उनसे फिर देखेंगे कि मार्केट को कैसे कैच करना है। करेक्ट। जैसा कि यहाँ पर हमें कोई खास एंट्री सेल की नहीं मिली अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेटजी। जीरो का लेवल यहाँ पे क्रॉस हो रहा है 56 में। नहीं, जीरो का लेवल, और हाँ, नहीं मिली है। हमें मैक्सिमम 2 कैंडल्स तक का वेट करना है। 2 कैंडल्स के अंदर, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे आया, फिर रिवर्स हो गया, और फिर नीचे आया। तो ये एक, मतलब आइडियल ट्रेड नहीं है। ठीक है, आइडियल यहाँ पे एंट्री इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली नहीं बनती है। हाँ जी, यहाँ पर -100 और जीरो। यहाँ पे H1 पहले क्रॉस कर गया, देखो, ये देखो, H1 जीरो का लेवल पहले क्रॉस कर गया, और H4 में बाद में क्रॉसिंग हुई है, सो नो ट्रेड। हमें आगे चल के ट्रेड मिल जाएगी। अगर हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिली और मार्केट मूव कर गई है, अच्छा यहाँ पे एंट्री मिली क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ दैट रेंज। देख रहे, रेंज कर रहा है मार्केट, बिल्कुल रेंज है। तो रेंजिंग में थोड़ा सा ये मसला करता है। ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, फिर आपको एसएल नहीं मिलेगा। ये आपको और एक पॉइंट बता दूं कि ट्रेंडिंग मार्केट में जब भी आप काम करोगे, ऐसी स्ट्रेटजी मैकडी हो या ये दोनों स्ट्रेटजीज, आपको एसएल नहीं मिलेगा। रेंजिंग मार्केट में बिल्कुल हो सकता है। हाँ जी, यहाँ पे एंट्री दी है बिल्कुल। CCA 56 ने -100 लेवल क्रॉस किया, और 40 ने सेकंड कैंडल के अंदर थोड़ा सा रिवर्स होके वापस में ऊपर गया है। इस कैंडल में H4 ने क्रॉस किया, और सेकंड कैंडल के अंदर H1 ने क्रॉस किया इस जगह पे। ठीक है, जैसे क्लोज हुई, बाय की ट्रेड। तो मजे की बात क्या है? नोट किया आपने, पॉइंट नोट किया मजे की बात? मजे की बात ये थी कि ये देखो, मैं यहाँ पर ये लाइन लगा रहा हूँ। इस लाइन से पहले ट्रेंड कौन सा था, कोई बता सकता है? ट्रेंड कौन सा है? डाउन ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है। बिल्कुल ठीक जवाब। और जैसे ही रिवर्सल हुआ है, सीसीए ने हमें इस जगह से एंट्री दी। हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं, क्यों नहीं दी? बिकॉज बिल्कुल पिन पॉइंट जगह से रिवर्सल पॉइंट के ऊपर हमें सीसी ऑलरेडी सिग्नल दे चुका है। ऑलरेडी सिग्नल दे चुका है। समझ आई अब बात आपको? कितनी कमाल की स्ट्रेटजी है। उसके बाद देखो, ट्रेंड ही रिवर्स हो गया ना बिल्कुल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एंट्री मिल रही है। नहीं, यहाँ पे नहीं मिली, क्योंकि ये तो अच्छा क्रॉसओवर है ही नहीं है। ये तो नीचे से ऊपर, अच्छा ये भी एक अच्छा क्रॉसओवर नहीं होता। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ।
हमें क्या देखना है कि सीसीआई ऊपर से ऐसे नीचे आए, हमारा इस चीज से कंसर्न है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, टच करके नीचे आ रहा है, तो नो ट्रेड। ठीक है, नो ट्रेड। यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है इस कैंडल के ऊपर, थोड़ा सा ये जिग जैग गया है। ठीक है, लेकिन 56 ने 100 का लेवल क्रॉस किया और सीसी 14 ने 0 का लेवल क्रॉस किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंट्री बन रही है हमारी सेल की इस कैंडल के ऊपर। करेक्ट, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है या नहीं? कोई मसला सीसीआई में? यहाँ पर, हाँ ये देखो, यहाँ पे बाई की एंट्री दोबारा मिली है। सीसीआई 56 ने -100 लेवल क्रॉस किया और सीसीआई 40 ने 0 लेवल क्रॉस किया। एग्जैक्टली इस जगह पे पुल बैक आया, लेकिन एसएल एसएल तो यहाँ पे हो रहा था आपका पिछले लो के नीचे। ठीक है, और उसके बाद देखो ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। जी, फैसल एंड अब्दुल मोइज खान, आपको भी समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? चलो, वेरी गुड। अच्छा जी, यहाँ पर बिल्कुल एंट्री बन रही है। 56 -100 लेवल क्रॉस कर रहा है और ये 0 लेवल क्रॉस कर रहा है। थोड़े से पिप्स मिले, बट एक अच्छी एंट्री थी, जबरदस्त एंट्री थी। एग्जैक्टली इस जगह पे हमें सेल की ट्रेड बन रही है। ये देखो, दूसरी वाली ट्रेड जो होती है ना, सीसीए 56 ने 0 का लेवल क्रॉस किया और सीसीए 40 ने -100 लेवल क्रॉस किया। इस कैंडल पर हमें ट्रेड मिल रही है। हमारा एसएल पिछले हाई के ऊपर जस्ट पुल बैक आया है और उसके बाद ऑलमोस्ट 270 पिप्स की ट्रेड मिली है। ठीक है, चले। ठीक है जी, एग्जाम्पल भी देख ली हमने और आपको समझ भी आ चुका है। ओके, नेक्स्ट इज पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट, देखो, ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा इसेंशियल चीज क्या है, कौन सी है? कोई बता सकता है सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? अपने अपने माइंड से सोच के मुझे जवाब दें। यप, एग्जैक्टली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे बड़ा इसेंशियल है, इसके बगैर ट्रेड नहीं, और मैं बहुत जोर देता हूँ इस पे। अच्छा जी, सो ट्रेडिंग के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट? अब एक और चीज बताता हूँ, इसी में ऐड कर रहा हूँ। ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा जो नुकसानात होते हैं ना, उनकी बड़ी वजह है गलत लेवल्स, यानी कि लेवल्स ना लगाना, सबसे पहली वजह। सपोर्ट रेजिस्टेंस ना लगाना नुकसान का जिम्मेदार है। उसके बाद
अगर लेवल लगे हुए हैं और गलत लगे हुए हैं तो भी भारी नुकसान का सामना हो सकता है। यानी कि ये एक ऐसी एक ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से अगर तो ठीक है तो आपको बहुत फायदा होगा, और अगर गलत है तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। दैट इज कॉल्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस। सो साबित क्या हुआ कि ट्रेडर्स की ड्यूरिंग देयर कैरियर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक जगह पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राइट? अब होता क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को जरा आसान बनाने के लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज अप्लाई करने के बाद पिवट पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं। पिवट पॉइंट होते क्या है? ये आपके चार्ट के ऊपर कुछ डायनेमिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है? यानी कि एक लेवल्स तो वो हैं जो आप खुद मार्क करते हो, खुद से चार्ट को देखते हो, एनालिसिस करने के बाद रिजेक्शंस, एक्सेप्टेंस एटसेट्रा तमाम चीजें देखने के बाद अब उनको मैनुअली मार्क करते हो। और दूसरा क्या तरीका है? एक और भी तरीका होता है, फिबोनाची उसे कहा जाता है। तीन तरीके हैं, ठीक है? बल्कि एक और भी चौथा, उसे मार्केट प्रोफाइल कहा जाता है, जो मैं टीच करता हूँ अपने एडवांस कोर्स की सीरीज के अंदर। तो ये चार तरीकों से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना मार्क कर रहे होते हैं। ठीक है? पहला कौन सा? मैनुअल। दूसरा पिवट पॉइंट। तीसरा फिबोनाची भी है। एंड सबसे एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जो वॉल्यूम बेस्ड होते हैं, दैट इज मार्केट प्रोफाइल। ठीक है? तो अब पिवट पॉइंट क्या करता है? ये चार्ट के ऊपर, अच्छा ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कौन से फॉर्मूलाज हैं। तो ये क्या करता है कि 7 लाइनें ड्रॉ करता है। दैट इज पीपी लाइन। 3 लाइनें इसके ऊपर जिनको R1, R2, R3 कहा जाता है। यानी कि ये मानते हैं, ये लोग जो पीपी यूज करते हैं, पिवट पॉइंट यूज करते हैं, मानते हैं कि दैट इज अवर टुडेज फर्स्ट रेजिस्टेंस, देयर इज सेकंड रेजिस्टेंस एंड देयर इज थर्ड रेजिस्टेंस। इसी तरीके से पीपी लाइन के नीचे भी 3 लाइंस मार्क होती हैं। इसे कहते हैं S1 सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। करेक्ट? अब मसला क्या आता है? जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया के 90% या 95% लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क नहीं होता है। तो अपनी आसानी के लिए या रेफरेंस के लिए ये लोग क्या करते हैं? पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? जबकि ये जस्ट मैथमेटिकल लेवल्स होता है। यानी कि मार्केट की लिक्विडिटी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। मार्केट लिक्विडिटी क्या होती है, मैं आपको अगला लेक्चर हमारा वही आएगा मंडे वाले दिन, मंडे या ट्यूसडे हो सक। अच्छा एक और भी चीज मैं बता दूं, शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज है। मैं एक्चुअली एक और मतलब इंस्टीट्यूट के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, ब्रोकर के साथ अमन। तो उनका थोड़ा शेड्यूल चेंज हुआ है। मतलब मेरा पूरा हफ्ता प्लान्ड होता है ऑलरेडी, 2-2 3-3 महीने पहले से मेरी डेट्स फाइनल होती हैं कि कौन सी डेट को कौन सा लेक्चर है, कौन सी डेट। तो उनका ना शेड्यूल चेंज हुआ है, जिसकी वजह से सारे के सारे शेड्यूल जो ना वो थोड़े से अपसेट हुए हैं। सो नेक्स्ट वीक में आई होप लेक्चर जो है ये ट्यूसडे वाले दिन होगा। मंडे और फ्राइडे, हाँ फ्राइडे को तो हम 1 घंटा लेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले मैं ब्रोकर का लेक्चर करूंगा और उसके बाद फिर आपका। ठीक है? तो इस तरीके से नहीं, हम ट्यूसडे वाले दिन हम लेक्चर करेंगे, मंडे को नहीं होगा। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, पिवट पॉइंट कैलकुलेट कैसे होता है? होता क्या है कि चार्ट के ऊपर जैसे मैंने बताया 7 लाइनें ड्रॉ होती हैं। पिछले दिन का, जो कल का दिन क्लोज हुआ था, उस दिन का हाई, लो, क्लोज प्लस करके डिवाइड करते हैं 3 से। तो जो भी इसका आंसर आए, जो भी इसका आंसर आता है, इस जगह पर पीपी लाइन ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाती है। उसके बाद
2 इंटू पीपी माइनस लो, यानी कि कल के दिन के ऊपर ये कैलकुलेशन हो रही है, जो दिन कल क्लोज हुआ था ये उस पर कैलकुलेशन की जा रही है। जो भी आंसर आएगा वहां पे फर्स्ट रेजिस्टेंस मार्क हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही पीपी प्लस हाई माइनस लो एंड हाई प्लस 2 इंटू पीपी माइनस लो, सेकेंड एंड थर्ड आर resistance, and first support 2 into pp minus high, second support pp minus high minus low, third support low minus 2 high minus pp। तो ये फार्मूलाज है, इन फार्मूलाज के ऊपर पिवट पॉइंट कैलकुलेट होता है। अगर हम मार्केट की लिक्विडिटी की बात करें तो पिवट पॉइंट का मार्केट की लिक्विडिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि अब देखो फर्क क्या आ रहा है, फर्क ये आ रहा है कि ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। जो हम मैनुअल लेवल्स मार्क करते हैं ना, वो लेवल्स एक्चुअली हम मार्केट लिक्विडिटी को देखते हुए करते हैं, यानी कि रिजेक्शंस, एक्सेप्टेंस एंड पुल बैक्स, बहुत सी चीजें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो पिवट पॉइंट बिल्कुल मार्क हो रहे होते हैं, लेकिन लिक्विडिटी से थोड़ा सा फर्क आ सकता है। तो इस चीज से आपने परेशान नहीं होना, मैं उसका तरीका बताऊंगा कि उसको मैनेज कैसे करोगे। फिर एक और चीज, एक और सवाल पैदा हो रहा है यहाँ पे। सवाल ये सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर तो मार्केट लिक्विडिटी से पिवट पॉइंट का कोई भी कंसर्न नहीं है, तो फिर ये लेवल क्यों रेस्पेक्ट होते हैं, ये क्वेश्चन रेज होता है। मतलब आप जब प्रैक्टिस में जाओगे पिवट पॉइंट्स की, तो आप देखोगे कि जादुई तौर पे ये लेवल रेस्पेक्ट होते हैं। और साथ ही मेरा ये कहना है कि मार्केट की लिक्विडिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो फिर कौन सा मैकेनिज्म है, क्यों ये लेवल्स फिर रेस्पेक्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो इसका तरीका ये होता है, इसको समझने का एक ये कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने अपनी ही अल्फाज के अंदर ये वर्ड यूज किया था कि 90 to 95% लोगों का ये प्रॉब्लम है। 90 to 95%, मतलब तकरीबन सारी मार्केट का यही प्रॉब्लम है। और अगर इस प्रॉब्लम के रहते हुए इन लोगों को अगर कोई सोल्यूशन मिल जाता है तो क्या करेंगे, भागे भागे इस सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अगर S1 इस जगह पर प्लॉट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट कुछ ये बिहेव कर रही है, तो लोग क्या करेंगे, इस S1 को देखते हुए या तो अपने टेक प्रॉफिट यहां पे रखेंगे या फिर पेंडिंग बाय ऑर्डर यहां पे रखेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली इस जगह पर क्लस्टर बन रहा होगा। शायद आपको ये वर्ड थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लिक्विडिटी और क्लस्टर, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कट होगा। ओके, तो इस वजह से फिर ये लेवल रेस्पेक्ट हो जाता है। कभी कभी होता है, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि अगर ज्यादा लोगों ने S1 को फॉलो किया था तो फिर ये रेस्पेक्ट हो जाएगा, और अगर ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे तो दैट मीन्स कि वहां पे क्लस्टर मौजूद नहीं था। ठीक है, समझ आ रहा है। इसके अलावा दो टाइप्स और होती हैं पिवट पॉइंट्स की, दैट इज वेरिड पिवट पॉइंट, इसका फॉर्मूला। अच्छा, इसमें दो लाइंस होती हैं जस्ट, R1 एंड R2, S1 S2। एक और होता है मेडन, ठीक है इसकी भी दो लाइंस होती हैं, R1 R2 S1 S2, और फॉर्मूला ये लिखा हुआ सारा। इसको आप देखना चाहो देख लो, याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये आपके रेफरेंस के लिए है। करेक्ट, अंडरस्टूड एवरीथिंग, कोई क्वेश्चन अबाउट पिवट पॉइंट? उसके बाद फिर मैं आगे चलूं। हेलो, नो क्वेश्चन? ओके, गुड। नाउ अब पिवट पॉइंट को देखते हुए हम किस तरीके से मार्केट का डेली बायस जनरेट करेंगे, अब मैं इसका तरीका बता रहा हूं। देखो, आपने करना क्या है, पिवट पॉइंट का इंडिकेटर बिल्ट इन MT4 में मौजूद नहीं होता। ये आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा।
ठीक है, यानी कि आपको एक्सटर्नली लेना होता है। उसके बाद जैसे ही आप इंडिकेटर इंस्टॉल करोगे, चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अरे यार पता नहीं मेरे पास इंस्टॉल है या नहीं है। ओह नहीं है, मुझे 2 मिनट दे, मैं इंस्टॉल कर लूँ। एक्चुअली सीन ये हुआ था कि मेरी विंडोज करप्ट हो गई थी तकरीबन 1.5 माह पहले ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, डाटा सारा मेरा करप्ट हो गया था। तो ये 2 साल 2.5 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। तो हर चीज़ मेरी सेटअप थी ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे हर चीज़ को मैनुअली सेटअप करना पड़ा। तो मुझे देखना होगा कि पिवट पॉइंट अब होना तो चाहिए। अगर ना हुआ तो हाँ जी बिल्कुल मिल गया। अच्छा चलो साथ साथ मैं आपको ये तरीका भी बता देता हूँ। कोई भी इंडिकेटर कैसे इंस्टॉल करते हैं, आप फाइल मेन्यू में जाते हो, ओपन डाटा फोल्डर उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद विंडो ओपन हो जाएगी। MQL4 के सॉफ्टवेयर फोल्डर में जाओगे। उसके बाद इंडिकेटर्स, और इस फोल्डर में आपने पिवट पॉइंट को पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करना है, यानी कि आपके सिस्टम में पहले से पिवट पॉइंट इंडिकेटर कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए। वहां से आप पहले कॉपी करोगे। जैसे ही आपने कॉपी किया, इस लोकेशन पर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद विंडो क्लोज कर दी, और नेविगेटर ओपन किया। अगर पहले से ओपन है तो ठीक है, अगर ऑफ था लाइक दिस, इस तरह से ऑफ था, तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर लोगे। और ये इंडिकेटर्स का यहाँ पे एक फोल्डर नजर आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे इस पे और यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ चार्ट को। उसके बाद यहाँ प्लस आ रहा था, मैंने क्लिक किया तो माइनस हो गया, यानी कि ये फोल्डर एक्सपेंड हो गया। तो ये पड़ा हुआ है पिवट पॉइंट, ये इंडिकेटर है। जस्ट इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ओके, बल्कि इसकी सेटिंग भी बता दूंगा आपको। एडिट इनपुट्स पे आपने क्या करना है, यूज संडे डेटा नो कर दें, फॉल्स कर दें। संडे मार्केट बंद होती है, हमें नहीं चाहिए। डेली का पिवट पॉइंट बिल्कुल चाहिए, ट्रू। डेली एसर लेवल, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है। कहाँ पे हमारा सेशन ब्रेक हुआ था, कहाँ पे बात कट गई थी? हाँ जी, संडे को ऐड नहीं करेंगे। डेली ट्रू, क्योंकि डेली के लेवल्स हमें चाहिए।
डेली एसआर लेवल्स भी ट्रू रखेंगे बिकॉज ये भी चाहिए। डेली के मिड लेवल्स नहीं चाहिए। मिड लेवल्स क्या होते हैं कि मिड लेवल्स में यानी कि कुछ माइनर लेवल्स भी होता है, ठीक है। तो हम चूंकि खुद से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना जानते हैं, इस वजह से हमें मिड लेवल्स नहीं चाहिए, तो फॉल्स कर देंगे। वीकली लेवल्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मंथली भी नहीं चाहिए। अगर आप लॉन्गर टर्म में ट्रेड करोगे तो आप ट्रू कर सकते हो, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन फॉल्स, दूसरा और तीसरा ऑप्शन ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ये इसकी सेटिंग है। ओके करेंगे तो ये चार्ट थोड़ा आप देखो क्लियर हो गया, ठीक है, करेक्ट। अभी हमने क्या किया, जस्ट हमने सेटअप किया है। अब इसके अंदर एक और चीज ऐड करनी है। चार्ट पर कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहां पर कॉमन के टैब में पीरियड सेपरेटर्स, इस पर चेक लगाएंगे, ओके कर देंगे, राइट। सो अब देखो यहां पर कुछ लाइनें ऐड हो गई हैं। यानी कि ये वाली लाइन, ये तो पिवट पॉइंट की लाइन है ना, ये वाली, ये पीपी की ये प्राइस, ये लिखा हुआ भी है S1 पिवट पॉइंट, ये लाइन है। R1 ये है, R2 ये है, S2 ये है, और S3 नीचे आ गया, नीचे है इसके, ठीक है। ऐड कौन सा किया हमने, ये वर्टिकल लाइंस। ये वर्टिकल लाइन क्या होती है, ये वर्टिकल लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि अगर हम H1 टाइम फ्रेम में, H1 टाइम फ्रेम के मुताबिक एक दिन में 24 कैंडल्स होनी चाहिए। एक दिन में 24 घंटे होता है ना, तो एक दिन में 24 कैंडल्स होनी चाहिए। सो अगर हम H1 के अकॉर्डिंगली पूरे दिन की ट्रेडिंग एक्टिविटीज को सेपरेट करना चाहते हैं, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि इस दिन कैसी ट्रेड हुई थी H1 के अकॉर्डिंग। लाइक इस टाइम से इस टाइम तक ये पूरे एक दिन की ट्रेडिंग है। यहां से लेके यहां तक एक दिन की ट्रेडिंग है, यहां से लेके यहां तक एक दिन की ट्रेडिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक दिन की ट्रेडिंग है, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब इन लाइंस के बिटवीन में एक दिन की ट्रेडिंग है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि सेशन जैसे ही, मतलब दिन स्टार्ट हुआ तो मार्केट कहाँ पे थी, और जब दिन एंड हुआ तो यानी कि यहाँ पे दिन एंड हो रहा है तो मार्केट कहाँ पे थी, ठीक है। तो आपने ये दो काम करने हैं, इंडिकेटर इंस्टॉल करना है और पीरियड सेपरेटर्स ऑन करने हैं, ठीक है। मैं इसकी टेम्पलेट सेव कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि हमने डेली बयास जनरेट कैसे करना है। देखो, हमने डेली बयास जनरेट करने के लिए हमें दो रेफरेंस पॉइंट या दो डाटा पॉइंट चाहिए। पहला डाटा पॉइंट हमें ये चाहिए कि आज का, यानी कि पहले हमने इंडिकेटर को देखना है कि आज का डेली पिवट कहाँ पे है। तो आज का ये डेली पिवट पीपी लाइन है, पिवट पॉइंट लाइन, ठीक है। ये तो रेजिस्टेंस है ना, R1 R2, फिर इसके ऊपर R3 है, ये सपोर्ट है। तो ये 20 की लाइन कौन सी है, डेली पिवट, राइट। तो हमने ये देखना है कि पिवट पॉइंट की लाइन कहाँ पे है। उसके बाद पहला डाटा पॉइंट हमारा ये है, आज का दिन जब ओपन हुआ तो क्या पीपी लाइन के ऊपर था या नीचे। आज का ओपन ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल पे आज का ओपन है, इस लाइन के ऊपर कैंडल जो होती है ये आज का ओपन है। तो आप बताएं कि डेली पिवट लाइन के ऊपर मार्केट ओपन हुई थी या नीचे ओपन हुई थी आज।
नीचे हुई थी, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा पहला डाटा पॉइंट है। हमने क्या देखना है, डेली पिवट पॉइंट लाइन के मार्केट क्या ऊपर ओपन हुई है या नीचे ओपन हुई है या इन बिटवीन, ऐसे भी कभी कभी हो सकता है, ऐसे भी। तो हमें ये नोट करना है, ठीक है। दूसरा डाटा पॉइंट क्या है कि ये जो पीपी लाइन है, इस पीपी लाइन से R1 का फासला नोट करो कितना है, और इस पीपी लाइन से S1 का फासला नोट करो कितना है। तो आप मुझे बताएं कि ज्यादा बड़ा फासला किसका है, R1 का या S1 का। S1 का, एग्जैक्टली ऐसा ही है, राइट। सो पहला डाटा पॉइंट कौन सा था कि मार्केट का ओपन डेली पिवट के ऊपर हुआ या नीचे हुआ। दूसरा डाटा पॉइंट कौन सा है कि फासला किसका बड़ा है, R1 का या S1 का। ठीक है, ये दोनों डाटा पॉइंट हमने नोट करने हैं। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे। चलो MT4 में बताता हूँ, छोड़ दो इसको अभी फिलहाल, मिक्स ना हो जाए। अच्छा, अगर S1 का फासला बड़ा हो R1 से और मार्केट का ओपन नीचे हो पिवट पॉइंट से, तो सुबह के टाइम पे ही हम ये कह सकते हैं कि आज मार्केट बेयरिश रहेगी। ठीक है, आज मार्केट बेयरिश रहेगी, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, ये देखो, बिल्कुल ऐसे ही। अगर ये देखो, पीपी लाइन से मार्केट का ओपन ऊपर और R1 का फासला बड़ा है S1 की निस्बत, तो हम क्या कहेंगे, आज मार्केट बुलिश रहेगी, लाइक दैट, करेक्ट। इस तरीके से, मतलब ये दो डाटा पॉइंट्स को देखते हुए हम सुबह सुबह के टाइम पे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मार्केट का बयास क्या है, मार्केट किस तरफ आज मूव कर सकती है। ठीक है, सो सिंपल है। अब बात आती है कि इसको ट्रेड कैसे करना है। हमें समझ तो आ गया कि आज मार्केट बेयरिश रहेगी या आज मार्केट बुलिश रहेगी, हम जान चुके हैं। लेकिन अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे, दो तरीके हैं इसको ट्रेड करने के। पहला तरीका है अग्रेसिव, दूसरा तरीका है पैसिव, सेफ ट्रेड। अग्रेसिव के अंदर नुकसान होने का इम्कान बहुत ज्यादा होते हैं और पैसिव ट्रेड में सेफ्टी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अग्रेसिव वे क्या है कि बहुत से लोग, जैसे हम कराची से हैं, तो बहुत से लोग को जो रात जागने का होता है, मतलब मुझे बहुत सा काम होता है, पूरी रात में जाग रहा होता हूँ। मैं नॉर्मली सुबह ही सोता हूँ। सुबह 5-6 बजे मैं डेली एनालिसिस करता हूँ, फिर उसके बाद रिलीज करने के बाद, वीडियो रिलीज करने के बाद, फिर मैं तकरीबन सुबह 6-7 बजे सोता हूँ। तो इस दौरान क्या होता है कि रात में, ये जो आपका क्वेश्चन था ना कि दिन चेंज कब होता है, रात में 2 बजे आजकल दिन चेंज हो रहा है। किसका क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन आया था ना कि मार्केट खुलती किस टाइम है, तो रात 2 बजे आजकल, आजकल की टाइमिंग में रात 2 बजे। और जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी, मेरे ख्याल में नवंबर या अक्टूबर के मंथ में, मिड ऑफ अक्टूबर शायद, 1 घंटा टाइम आगे हो जाएगा, यानी रात 3 बजे मार्केट खुलेगी। तो रात में 2 बजे आप ये कैंडल को देख के बता सकते हो कि मार्केट का डेली बायस क्या है। ठीक है, अग्रेसिव ट्रेड आप ये कर सकते हो कि रात में अगर आप जाग रहे हो तो आप यहीं से सेल कर दो, S1 आपका टेक प्रॉफिट है। ठीक है, और पैसिव वे क्या है कि इंतजार करो मार्केट पिवट पॉइंट तक आ जाए, पिवट पॉइंट तक आने के लिए इंतजार करो और यहां से सेल करो। ठीक है, दोनों सूरतों में आपका SL R1 के ऊपर जाएगा और टेक प्रॉफिट S1 के ऊपर। अगेन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, गोल्ड में आज क्या हुआ देखो, एग्जैक्टली यहाँ पे, यहाँ से भी हम अग्रेसिवली सेल कर सकते थे,
लेकिन क्या था, एसएल बहुत बड़ा बन रहा था यहाँ पे, ये हमारा एसएल था। अच्छा तरीका क्या है, पिवट पॉइंट तक आने का वेट करो, क्लियर कट यहाँ पे टच तो नहीं हुआ बट अच्छा खासा करीब आई है। यहाँ से रिवर्स ट्रेड, मतलब ये S1 तक टेक प्रॉफिट। ठीक है, ब्याज क्या था, बियरिश। R1 का फासला छोटा है, S1 का फासला बड़ा है, मार्केट का ओपन पिवट पॉइंट के नीचे है। तो ब्याज क्या है, नीचे है, मतलब बेयरिश है। इसको देखते हुए हम दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, या तो रात में ही ट्रेड कर दो, जहां से मार्केट खुली है वहीं से सेल कर दो। थोड़ा सा नुकसान का इसमें खदशा रहता है। अच्छा वे क्या है कि पिवट पॉइंट तक मार्केट के आने का वेट करो, फिर यहाँ से सेल करो। ठीक है, एसएल R1 के ऊपर। पॉन्ड यूएसडी एग्जैक्टली टेक प्रॉफिट क्या है, बट अच्छी एंट्री नहीं मिली, अग्रेसिव ट्रेड थी यहाँ पे। अच्छी एंट्री ये थी, अगर मार्केट यहाँ तक पुल बैक देती तो बहुत कमाल की शार्प एंट्री मिलती, बट पुल बैक नहीं मिला हमें। और ये देखो, मतलब मार्केट की मूवमेंट देखो, अब बिल्कुल पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंगली मूव करती है। ठीक है, समझ में आ गया ये तमाम चीजें, कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, इफ प्राइस ओपन अबव। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत स्मार्ट हैं आप सब दोस्त, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। वरना बाज स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनको 10 दफा भी समझाओ समझ में नहीं आता। तो आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हो, जो एक दो मरतबा में आपको समझ में आया था। ठीक है, फिर इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलमोस्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ लगा के, और एग्जाम्पल भी देख ली है। ये इसी की एग्जाम्पल है, चार्ट से पॉन्ड यूएसडी M30 का टाइम फ्रेम। ये था आज का ओपन, इस इस जगह पे। ठीक है, तो ये थी पीपी लाइन, ओपन मार्केट अपन पीपी पॉइंट के लाइन के ऊपर, और R1 का फासला बड़ा है S1 से। तो इसका क्या मतलब है कि हमें रात में ही अंदाजा हो गया कि आज मार्केट बुलिश रहेगी। अग्रेसिव ट्रेड क्या है कि आप यहीं से बाय कर दो, R1 तक टेक प्रॉफिट। और अच्छी ट्रेड कौन सी है, इंतजार करो पीपी लाइन तक आने का, मार्केट पीपी लाइन तक आएगी और R1 तक टेक प्रॉफिट। इससे फायदा क्या होता है कि बाजों का एसएल बहुत बड़ा बन जाता है, जैसे गोल्ड में मैंने आपको दिखाया आज जो हुआ। अगर आप यहाँ से इंतजार करते हो मार्केट का पीपी लाइन तक आने के लिए, तो पहला फायदा ये है कि आपका एसएल S1 के नीचे जाएगा तो एसएल छोटा हो जाएगा। दूसरा, बड़ी आपको शार्प एंट्री मिलती है, इंतजार कम करना पड़ता है फिर प्रॉफिट में आने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी की जा सकती है, ब्रेकआउट एंड पुल बैक। इसका एक सिंपल सा कानून है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी लेवल, यानी कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था ना, बैकग्राउंड में आप देखो अगर ट्रेंड चल रहा है, तो लेट से यहाँ से अगर कोई भी लेवल ये ब्रेक कर जाती है, अगर तो एक्सट्रीमली बुलिश थी मार्केट, तो R1 को भी ये ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, R1, लेट से ये R1 था, तो फिर ये R1 को भी ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फिर हम ये कहते हैं कि यार हमारा टेक प्रॉफिट तो यहाँ पे था R1 के नीचे, तो ये तो नुकसान हो गया बिकॉज मार्केट ने तो ऊपर ट्रैवल किया है। तो इसका बेस्ट वे क्या होता है, R1 के नीचे ही आप टेक प्रॉफिट ले लोगे, मार्केट को देखो, मार्केट खुद आपको रिप्लाई करती है कि मैं क्या करने वाली हूँ। अगर मार्केट वाकई में ऊपर जाना चाहती है तो क्या होगा, R1 ब्रेक होगा और उसके बाद पुल बैक आएगा।
जैसे ही पुल बैक आए R1 पर ही आप फिर बाय की ट्रेड करोगे। बाय की ट्रेड करोगे, आपका टेक प्रॉफिट R2। इसके ऊपर कौन सा लेवल है? R2। इसके नीचे। ठीक है, बस यहां तक कर लेना, इसके ऊपर नहीं करना। यानी कि इसके ऊपर कौन सा होता है? R3 होता है। ये थोड़ा सा रिस्की होता है, इसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी है पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंगली। R1 से लेके R2 तक ट्रेड कर सकते हो। इसी का उल्टा, मार्केट बेयरिश थी और पीपी लाइन यहाँ पे थी, ओपन भी नीचे हुआ, S1 ये था, S1 भी बड़ा था R1 की निस्बत। ये पीपी लाइन है, हमने वेट किया पीपी लाइन तक मार्केट आए और S1 तक हमारा टेक प्रॉफिट। अब होता क्या है, मार्केट S1 को भी ब्रेक कर जाती है, तो नो वरीज, पुल बैक का वेट करो, S1 तक वापस सेल करेंगे, S2 तक। ठीक है, इसे कहते हैं ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी, जो कि सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए भी मैंने आपको सिखाई है। ये वही चीज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से। ठीक है, अंडरस्टूड। एग्जाम्पल, मार्केट देखो एक्सट्रीमली बुलिश है, ओपन पीपी लाइन के ऊपर है, ये वाली कैंडल, पुल बैक, पीपी लाइन तक आया, ट्रेड लिया और S1 तक पहला टीपी ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, पुल बैक आ रहा है और S1 क्लियर कट ब्रेक हो रहा है, तो हम यहां से फिर एंट्री लेंगे इसकी, इस लेवल से। रेंजिंग देखनी है क्या मतलब? हाँ, अगर रेंजिंग होगी तो ये फासला फिर क्लियर कट नहीं होगा। यानी कि अगर बैकग्राउंड में रेंज होगा ना, तो ये जो S1 और R1 के फासले में वाजिया फर्क नजर आ रहा है ना, ये वाजिया फर्क नहीं होगा। यानी कि जितना दूर S1 होगा, तकरीबन उतना ही दूर R1 होगा। ये अलामत होती है रेंजिंग मार्केट की, इंडिकेशन है। ठीक है, तो हमारा मेथड क्या है, हमें ये देखना है कि ज्यादा फासला किसका है। अगर तो फासला किसी का बड़ा है ही नहीं है, मतलब 2 4 5 पिप तक तो खैर है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट 2 पिप बड़ा है, 2 या 3 पिप बड़ा, ऐसा नहीं, ये उसी रेंज में आता है। एक एक नॉमिनल नजर आना चाहिए, 10 15 पिप का फर्क होना चाहिए, तब पता चले कि हाँ जी वाकई में डिस्टेंस है। तो हमारा तरीका ये है कि हम फासले को नोट करेंगे, तो जब फासला इसमें आएगा ना, तो मार्केट ट्रेंड ही कर रहा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी रेंजिंग देखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपको इंडिकेट करेगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं जो मैं काफ़ी तमहीद मैंने बांधी थी मैनुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस की और पिवट पॉइंट की, वो यहाँ पे एग्जांपल है। देखो, कोई भी मेथड यूज करेंगे, मैनुअली लेवल्स हम लाजमी ड्रॉ करेंगे, इवन पिवट पॉइंट के रहते हुए भी। ठीक है, मान लो कि हमने मैनुअल लेवल ड्रॉ किया हुआ था और वो मैनुअल लेवल यहाँ पर था, ये हमारा मैनुअल लेवल था। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये R1 और ये मैनुअल लेवल आपस में बहुत करीब करीब है, बहुत कम फासला है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक बॉक्स मार्क कर दो। बॉक्स से क्या होगा, एक जोन बन जाएगा। ठीक है, तो जोन से फिर ये होता है कि ये पूरा एरिया ही बाइंग या सेलिंग का होता है। यानी कुल मिला के बात की है कि दो लेवल जब बहुत करीब हों, पहला लेवल और दूसरा लेवल जब बहुत करीब हों, तो फिर इनको हम लेवल्स मार्क नहीं करते, बल्कि एक जोन बना देते हैं, इसको ऐसे बॉक्स लगाते हैं। ठीक है, बॉक्स लगाकर
जोन बना देते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट इस तरह से जोन वर्कआउट कर रही है, राइट। तो एंट्री हमारी इस जगह से, एसएल पिछले स्विंग लो के नीचे इस जगह पे, टेक प्रॉफिट R2, इसे कहते हैं ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी। ओके, अच्छा जी, पिवट पॉइंट फॉर ट्रेडिंग रेंजिंग मार्केट्स, यानी कि अगर तो मार्केट में रेंज चल रहा है तो क्या होगा, हमें R1 R2 में वाज़ेह फर्क नजर नहीं आएगा। नंबर वन, एक तो ये अलामत है उसकी। दूसरा ये है कि इसको हम रेंजिंग मार्केट के तौर पे ट्रेड भी कर सकते हैं। पूरी स्लाइड को मैं कंक्लूड कर देता हूं एक छोटे से एक लाइन के अंदर। छोटी सी लाइन क्या है कि कोई भी दो लेवल्स के दरमियान में अगर मार्केट चल रहा है, कोई भी दो पिवट पॉइंट के, कोई भी दो, S1 भी हो सकता है, S2 भी हो सकता है, पीपी लाइन भी हो सकती है, R1 R, कहीं पे भी अगर मार्केट जिगजैग कर रहा है, लेट्स से ये R2 था, ये R1 था, पीपी लाइन मान लो यहाँ पे है, मार्केट कुछ यहीं पे घूम रहा है, तो आप रेंज ट्रेड कर सकते हो R2 और R1 के हवाले से। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि लेट्स से पीपी लाइन से मार्केट निकला, R1 तक आपने टेक प्रॉफिट किया, ऊपर आया पुल बैक और यहाँ रेंज कर दिया, तो भी रेंज ट्रेड हो सकती है। यानी कि कोई भी दो लेवल्स के बीच में अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो हम पिवट पॉइंट के लेवल्स के रेफरेंस से रेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है। देखो बैकग्राउंड में रेंजिंग चल रही है, ये देखो रेंजिंग है बैकग्राउंड में। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है कि एग्जैक्टली इस लेवल से हमें ट्रेड मिल रही है, टेक प्रॉफिट यहाँ पे ब्रेक हुआ, और फिर हम मजीद सेल की तरफ, मतलब ये हमारा फिर नेक्स्ट जो है टेक प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स होता है, रिजेक्ट होता है, तो अगेन हम ये इस एरिया में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट जैसे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कैंडल में ये लाइन क्रॉस कर चुका है, तो फिर इस एरिया में हम रेंज ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पिवट पॉइंट का जो इंडिकेटर होता है ये डेली अपडेट होता है, डेली अपडेट होता है दिन में एक मर्तबा। जब भी मार्केट का दिन चेंज होगा, यानी कि रात 2 बजे आजकल के टाइम में, तो आप तकरीबन 2:15 2 ढाई बजे तक इसको अपडेट करोगे तो ऑटोमेटिकली लेवल्स ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके मुताबिक आप पूरा दिन का डिसीजन ले सकते हो। अच्छा जी, एटीआर, एटीआर क्या करता है, ये एक सिंपल सा इंडिकेटर है जो हमें कोई भी एंट्री प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, एटीआर आप मैनुअल भी कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब ये बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है। ये क्या करता है, ये हमें ये बताता है कि मार्केट पिछले 14 दिन से डेली कितना ट्रेवल कर रहा है। इसका काम बस इतना ही है। जस्ट ये बताता है कि मार्केट एवरेजली कितना ट्रेवल कर रहा है, कितना मूवमेंट कितनी है आजकल इसके अंदर। हमें कोई भी एंट्री नहीं मिलती इस इंडिकेटर के थ्रू। हाँ, हमारे टेक प्रॉफिट और एसएल्स को सेट करने में एटीआर काफी हेल्प करता है। देखो, फॉर एग्जांपल हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, एटीआर के अकॉर्डिंगली हमें इंडिकेशन मिला कि गोल्ड पिछले 14 दिन से एवरेज होती है, ये एग्जैक्ट नहीं होती, 300 पिप्स डेली मूव कर रहा है। हम आ जाओ चार्ट के ऊपर आ जाते हैं।
यहाँ पर हमें एक रिवर्सल ट्रेड मिलता है, ठीक है। रिवर्सल ट्रेड मिली, हमने पिन पॉइंट बहुत ही शार्प एंट्री ली और हम बहुत खुश हैं कि हमारा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। चार्ट के ऊपर जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस निकलेगा, डेफिनेटली यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। मतलब मल्टीपल लेवल्स बिल्कुल निकलते नजर आते हैं हमें मार्केट में। तो एटीआर से हम क्या एक एक सेंटीमेंट बना सकते हैं कि मार्केट अगर यहां से निकल रही है तो 300 पिप के करीब तो इसने मूव करना है, क्योंकि पिछले 14 दिनों से 300 पिप तो नॉर्मली मूव कर रहा है गोल्ड। किसने बताया था? एटीआर ने। तो इसका ये मतलब है कि देर इज ओनली एक्सपेक्टेशन, नॉट 100% कंफर्म्ड। एक्सपेक्टेशन है कि चलो 300 नहीं तो 250 तो करेगा, मतलब 280 270 पिप तो करेगा ही करेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके दरमियान में ये वाला जो रेजिस्टेंस था, फिर इस पे हम टेक प्रॉफिट नहीं लेते, फिर हम आ जाते हैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर ये मूव इस रेजिस्टेंस तक 280 पिप बने तो एटीआर की मदद से हम ये पहचानने में हमें बहुत आसानी होती है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा और फिर यहाँ पे रुकेगा। मार्केट डे एंडिंग तक मार्केट यहाँ पे स्टॉप करेगा। मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा? सिंपल करके बताऊं तो ये जस्ट आपको ये बताता है कितना ट्रैवल कर रही है मार्केट, कितना, यानी कि कहीं भी निकल गई अगर मार्केट तो कितना दूर तक जा सकती है। उसके दरमियान में आने वाले लेवल्स जो है ना वो ब्रेक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमको ये इंफॉर्मेशन ना हमारे पास होती कि गोल्ड 300 पे मूव करता है, हम क्या करते? नॉर्मली मैंने आपको ये बताया कि आप लेवल से बाय करोगे और रेजिस्टेंस पर सेल कर दोगे, यानी कि रेजिस्टेंस पर टेक प्रॉफिट ले लोगे। तरीका भी यही है। लेकिन अगर हमें पता है कि पीछे मार्जिन रखा हुआ है, यानी कि अगर ये रेजिस्टेंस 150 पिप के ऊपर है और मार्केट इसको ब्रेक कर गई है, तो हमें क्लियर है कि अब तो मार्केट ने ये 150 भी लगाने लगाना है, ठीक है। ये ऊपर का जो 150 पिप्स है ना, मार्केट पे यहां तक भी जा सकती है। ये एक एक्सपेक्टेशन होता है, ये 100% कंफर्म नहीं होता है, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ओके। एटीआर हम इसलिए यूज करते हैं टेक प्रॉफिट लगाने के लिए। इसके अलावा एक और भी आप इसमें नॉर्मली देख सकते हो कि मार्केट कब ओपन होता है, कोई बता सकता है? दिन कब चेंज हो रहा है आजकल? नो वन? रात में तो होता है टाइम। टाइम नहीं पता? मैंने इसी सेशन के अंदर कोई 8 दफा दोहराया, इसी सेशन में। हाँ जी, रात 2 बजे। रात 2 बजे, ठीक है। आज कल रात 2 बजे, और सर्दियों में रात 3 बजे टाइमिंग होता है, दिन जब चेंज ओवर होता है ना मार्केट का। तो मान लो कि आप दोपहर 2 बजे सिस्टम पर आ रहे हो, आप सुबह कहीं गए हुए थे, किसी काम पे थे, लाइक यूनिवर्सिटी गए हुए थे, बिजनेस पे थे, वट एवर, कहीं पे भी आप 2 बजे सिस्टम पे आ रहे हो। इसका ये मतलब है कि आधा दिन ऑलरेडी गुजर चुका है। ये लेवल मार्क क्या हुआ था? मार्केट फॉल करती रही है पूरा दिन जब तक आप सिस्टम पे आए। टाइम क्या हुआ? दोपहर के 2 बजे। दोपहर के 2 बजे से क्या मतलब है कि आधा दिन जो है ना, 12 घंटे गुजर चुके हैं मार्केट को चलते हुए। आपने क्या करना है, आपने ये जो फॉल था इसके पिप्स नोट कर लेने। ये फॉल कितना हुआ है, लेट से गोल्ड की ही हम फिर से बात कर रहे हैं। एटीआर कह रहा है कि 300 पिप गोल्ड मूव करता है
ये वाली मूव हुई थी 150 पे, आधा दिन गुजर चुका है। तो फिर हमें यहां से अगर रिवर्सल की ट्रेड मिलती है, लेट से वट एवर कंटिन्यूशन, और चलो रिवर्सल छोड़ो, कंटिन्यूशन की बात कर लेते हैं। कंटिन्यूशन की अगर हम ट्रेड मिलती है तो फिर हम 300 पिप का टेक प्रॉफिट नहीं रखेंगे, फिर हम 150 पिप का टेक प्रॉफिट रखेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 150 पिप मूव कर चुका है। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये कुछ वेरिएशंस होती हैं इसके अंदर। इस तरीके से हम टेक प्रॉफिट की जस्ट सेटिंग कर रहे होते हैं एटीआर की मदद से। करेक्ट। अच्छा जी, MT4 पे लेके चलता हूँ अभी मैं आपको, बल्कि पहले ले ही जाता हूँ मैं आपको MT4 पे। और हम मालूम करते हैं आज का एटीआर। इंसर्ट में जाएंगे, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर, एंड दैट इज एवरेज ट्रू रेंज। ओके, एटीआर। अच्छा, ये कभी कभी मसला आ जाएगा, ठीक है जैसा भी मेरे पास आ रहा है। ये मसला क्या होता है कि बाज औकात ना, अब देखो हमने क्या इंस्टॉल किया था, एटीआर, यहाँ पे क्या आ रहा है, एलिगेटर, दैट मीन्स कि ये गलत इंडिकेटर हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो इसे कैंसिल कर दो। करो क्या इसके बाद, MT4 बंद कर दो। ठीक है, MT4 बंद करने के बाद दोबारा से ओपन करो। कभी कभी ये MT4 में मसले आ जाते हैं, तो ये अच्छा हो गया कि ये मसला आ गया, ताकि मैं आपको ये चीज़ भी समझा पाया हूँ। वापस इंसर्ट, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर, एटीआर, और ये देखो अब ये राइट इंडिकेटर दे रहा है एटीआर। ठीक है, हमने एडीआर को इंस्टॉल करना है डिफॉल्ट पैरामीटर्स के साथ, दैट इज 14। ओके, एटीआर इंस्टॉल हो चुका है। एटीआर मालूम करने के लिए आपको D1 टाइम फ्रेम में होना चाहिए। अगर आप रोजाना का एटीआर मालूम कर रहे हो, व्हाट इज एटीआर, डेली ट्रैवलिंग। ठीक है, अगर आप एज 4 में आ जाते हो तो ये हमें 4 घंटे की ट्रैवलिंग बताएगा। अगर आप H1 में आते हो तो फिर ये हमें 1 घंटे की, मतलब एटीआर क्या बोलेगा कि पिछले 14 घंटों से मार्केट कितने पिप्स मूव कर रहा है। हम डेली की बात करें तो D1 टाइम फ्रेम में आएंगे। अब एटीआर को देखते कैसे हैं, एटीआर स्टडी पढ़ते कैसे हैं। देखो, आप जिस भी पेयर में मौजूद हो, आपको उस पेयर का कौन सा डेसिमल पिप होता है ये पता होना चाहिए, कि आप जिस पेयर में हो उसका पिप कौन सा है, कितनावा डेसिमल पिप है। तो हम इस वक्त यूएसडी सीएचएफ में, और यूएसडी सीएचएफ का चौथा डेसिमल पिप कहलाता है, चौथा डेसिमल पिप कहलाता है। ठीक है, फोर्थ डेसिमल। अब यहाँ पे आ जाओ, एटीआर की ये रीडिंग नजर आ रही है। इस पे पॉइंट के बाद देखो 4 डेसिमल्स हमने देखते हैं, तो चारों डेसिमल के अंदर रीडिंग क्या आ रही है, 54। ठीक है, तो एटीआर हमें क्या कह रहा है कि पिछले 14 दिन से यूएसडी सीएचएफ रोजाना एवरेज 54 पिप्स मूव करता है। पॉन यूएसडी, insert, indicators, oscillator, ATR, okay, D1 0071, यानी कि पॉन यूएसडी में भी चौथा डेसिमल पिप कहलाता है। ठीक है, तो हम 4 तक ही, यानी कि इसके आगे और हिंसे हो सकते हैं, यहाँ पे कभी कभी ऐसा होगा कि हिंसे और आएंगे, तो आपने ये 4 तक ही स्टडी करनी है। क्या है, 0071, यानी कि पौंड यूएसडी 71 पे मूव करता है। ठीक है, बस इस तरीके से हम देखते हैं कि एटीआर की रीडिंग क्या चल रही है। सो एक्सरसाइज, आपने बुलिश और बेयरिश डाइवर्जेंस नोट करनी है सीसीआई की मदद से, अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे सीसीआई इम्प्रोवाइज टेक्निक की मदद से, डिफरेंट पेयर्स के कैलकुलेट करोगे आप पिवट पॉइंट को। ठीक है, मार्केट बायस बनाओगे पिवट पॉइंट की मदद से, जैसे आपको सिखाया मैंने।
मुख्तलिफ चार्ट ओपन करके उसके आपने स्क्रीनशॉट लेनी है और रेफरेंस उसमें नोट करना है कि ये फलां चीज़ फासला कम था, फलां का ज़्यादा था, मार्केट का ओपन पिवट पॉइंट के ऊपर हुआ या नीचे हुआ, तो उसके मुताबिक क्या आज का प्रयास हो सकता है, वो आपने स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप भेजोगे। मुझे नहीं भेजोगे, फ्राइडे की सेशन होगा उसी में आप प्रेजेंट करोगे। उसके बाद ब्रेकआउट एंड रेंज ट्रेड पिवट पॉइंट की मदद से, जैसे मैं बता चुका हूँ, और टेक प्रॉफिट जो भी रखोगे एटीआर को देखते हुए आपने टेक प्रॉफिट रखना है। एनालिसिस चेकलिस्ट, इसकी अहमियत क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। करना क्या है, सबसे पहले रेड न्यूज नोट करनी है, फॉरेक्स फैक्ट्री और डेली एफएक्स, हॉरिजॉन्टल लेवल निकालने हैं डेली H4 टाइम फ्रेम में, मार्केट कंडीशन को नोट करना है D1 H4 H1 में। उसके बाद अगेन वही पॉइंट है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान में, तो फिर रिवर्सल नहीं देखना, फिर कंटिन्यूशन देखनी है। इस जगह हम देख सकते हैं पिवट पॉइंट के ब्रेक एंड रीटेस्ट इस स्ट्रेटजी की मदद से। ओके, एंड या फिर हम कंटिन्यूशन को ट्रेड कर सकते हैं डबल सीसीआई इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेटजी की मदद से। इसके अलावा अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग लेवल तक रीच कर चुका है लाइक दैट, तो फिर हम कंटिन्यूशन नहीं देखेंगे, हम रिवर्सल देखेंगे इस तरह से। रिवर्सल देखने के लिए हमें क्या कर, तो आप पिवट पॉइंट के कोई दो अगर मार्केट किसी ट्रेड करो, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था तो बैक के बाद बाय करो, अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ था उस बैक के बाद सेल करो। ठीक है, इन हेलो जी, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है आज, इंटरनेट थोड़ा स्टेबल नहीं है। तो सेशन खत्म हो चुका है और कोई भी सवाल आप करना चाहो सवाल कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो आप नो टाइप कर दो, फिर हम फ्राइडे वाले दिन मिलेंगे प्रैक्टिस क्लास में। चले ठीक है, थैंक यू मच, अल्लाह हाफिज।